हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 जो कि बात कर रहा है मौर्यास की, द एज ऑफ मौर्यास। तो हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री कहानी है अब वो फाइनली मौर्यन अंपायर तक पहुंच गई है ना। तो एक बार हम लोग चलिए रिकैप कर लेते हैं किस प्रकार से अभी तक की कहानी चल रही है और कैसे इसके बाद आगे क्या आने वाला। देखिए, मैं यहां पर आपको खाली एक टाइमलाइन ऐसे यहां दे रहा हूं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी यहां से अभी तक की मिल जाए। देखो, जब मैंने शुरुआत करी थी तो पहले आई वाज डीलिंग विद यू और ऑल दोस थिंग्स जो प्री हिस्टोरिक पीरियड की हैं, है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड जब मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट दी स्टोन एज, है ना, जहां मैंने आपको डिस्कस कर रहा था अबाउट दी पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, फिर स्टोन एज, है ना। तो वो हम सब प्री हिस्टोरिक फेज में यहां डाल रहे हैं, ठीक है, प्री हिस्ट्री। उसके बाद देन आई डिस्कस विद यू अबाउट दी, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब चीजें यहीं पर आई थी, है ना। लिख सकते हैं हमने हड़प्पा को यहां पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन को यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने फिर आपको उसके बाद डिस्कस किया था अबाउट द वैदिक पीरियड, है ना। बीच बीच में आएगा चालकोलिथिक पीरियड आएगा, वो सब इसी में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना। चालकोलिथिक पीरियड भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, मैंने बताया था आपको चालकोलिथिक पीरियड के बारे में। तो यहां पर हम लोग वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे, या किया था हमने। और जब मैंने आपको वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था, सो आई टोल्ड यू कि वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, याद करिए। और मैंने कहा था एक पीरियड जो है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, और फिर मैंने कहा था एक पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, राइट। इस वाले पीरियड को मैंने कहा था कि इसको हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और इन दोनों पीरियड की जो डिवाइडिंग लाइन थी वो क्या थी? दैट वाज 1000 BC, 1000 BC, राइट। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ था? हमने लेटर वैदिक पीरियड पढ़ लिया था, यानी कि इसको आप चाहो तो उल्टा लिख लो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर लिख रहे हैं तो आप इसको एक बार ऐसे लिख सकते हो। इसको लिख लीजिएगा आप अर्ली वैदिक पीरियड, और ये लिख लीजिए आप लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया आपका ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड। एक बार क्रक्स कर रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, देन हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम कब खत्म होता है? 500 BC के आसपास, याद करिए। यहां पर हम देखते हैं कि भाई ये जो पीरियड है दिस वाज रफली अराउंड 1500 टू लेकर 1000 BC, 1000 BC। और ये वाला जो फेज है वो आपका लगभग 1000 BC से लेकर 500 BC के आसपास तक का पीरियड ये रहता है ना। देन आई डिस्कस विद यू द इरानियन एंड मैसेडोनियन जो हमले होते हैं, मैंने उसके बारे में आपको डिस्कस किया था। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि मैंने इसके बाद आपको डिस्कस किया था कि यहां से महाजनपद का पीरियड शुरू हो जाता है, महाजनपदास, याद करिए, महाजनपदास। एंड हियर आई डिस्कस्ड 16 महाजनपदास, अंगमगध काशी कौशल वज्र मल्ल चेती वत्स कुरु पांचाल अस्स कमंती गांधार काम्बोज मत्स्य सुरुसेन। एंड फिर मैंने इसके बाद यहां डिस्कस किया था अबाउट दी मगध पीरियड, मगध, है ना। एंड मगध में मैंने आपको बहुत आउटलाइन देते हुए, जितना आर.एस. शर्मा में है, कि डायनेस्टीज, हरियंग डायनेस्टी, है ना, नाग डायनेस्टी। देन आई डिस्कस विद यू ऑल्सो अबाउट दी नंदा डायनेस्टी, ठीक है। बहुत ब्रीफ में हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया था जब हम मगध की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर फाइनली जब हम बात कर रहे थे तो 3 चीजों की बात हुई थी यहाँ पर। फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट दी हरियंक, फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट दी हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी। आई डिस्कस्ड अबाउट दी सिसुनाग डायनेस्टी, सिसुनाग डायनेस्टी। एंड देन लास्टली आप लिख सकते हो हरियंक डायनेस्टी, सिसुनाग, एंड देन यू कैन राइट नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। और यहां पर हमने महापद्मनंद और धनानंद की बात यहां करी थी। अब हमारी कहानी इसके आगे चलनी। तो ये जो आप देख रहे हो अभी तक जो हमारा यहां पर तरीका है चलने का हिस्ट्री में, वो कुछ इस प्रकार से रहा है। अभी हम ऐसे यहां पर ग्रो किए हैं, ये हम इस प्रकार से यहां पर चल रहे हैं। इसको बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में एक पिक्चर मैंने क्लियर कर दी। जब से हम आर.एस. शर्मा पढ़ रहे हैं तब से हमने मोटे मोटे तौर पे इन चैप्टर्स को यहां पर ऐसे डिस्कस किया। इसके बाद जो पीरियड आज हम पढ़ने, मतलब इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? आफ्टर दिस आई टोल्ड यू अबाउट दी इरानियन एंड
मैसिडोनियन सिविलाइजेशन, मैसिडोनियन सिविलाइजेशन याद करिए। और इसी के पैरेलल मैंने बताया था, मगध के पैरेलल, इधर नंदास के पैरेलल मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, याद करिए। क्यों? क्योंकि धनानंद था और तभी वहां अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। ठीक है, पूरा मैंने आपको बैटल ऑफ झेलम इसके बारे में बताया था कि क्या बैटल हुई थी, और फिर उसके बाद वो आगे आता है, उसका पोरस से यहाँ पर सामना होता है, ये सब चीजें मैंने डिस्कस करी थी आपको, राइट। अब यहीं पर हम अलेक्जेंडर की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि जब अलेक्जेंडर आगे इंडिया में घुसने की कोशिश करता है तो वहां पर उसको नंदास की बात करेंगे तो वहां धनानंद दिखता है, और धनानंद के पास थी हाथियों की सेना, बहुत बड़ी आर्मी थी धनानंद के पास, और साथ में उसके पास हाथियों की सेना भी थी। और इसको देखते हुए जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो मना कर देती है आगे बढ़ने से और रिट्रीट कर जाता है। ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी आर सीइंग इज कि अलेक्जेंडर यहां पर है, अलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी। ठीक है, अब जब वो आगे मार्च करना चाहते हैं तो यहां पर इसको दिख रहा है कौन? यहां पर इसको दिख रहा है धनानंद, धनानंद। ठीक है, और धनानंद एंड हिज आर्मी की जब हम बात करेंगे तो इसकी आर्मी में कौन था? एलिफेंट्स भी थे, एलिफेंट्स थे, जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, अलेक्जेंडर आर्मी रिट्रीट्स, यानी कि फिर वो आगे बढ़ने से मना कर देती है और वो रिट्रीट कर जाता है, और अलेक्जेंडर जो है वो बेबीलोन को वापस लौट जाता है, वो बेबीलोन को वापस लौट जाता है, रिट्रीट्स बेबीलोन। अब कहानी सुनिए, जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा होता है तो उसने बालूचिस्तान में एक गवर्नर अपॉइंट किया अपना, एंड हिज नेम वाज सेलिकस निकेटर। नोट करिए पॉइंट को, कहानी शुरू हो चुकी है। जब वो वापस जा रहा होता है, व्हाइल ऑन हिज रिटर्न, तो बालूचिस्तान का जो प्रोविंस होता है पाकिस्तान, बालूचिस्तान में, वहां पर वो क्या करता है, वो सेलिकस निकेटर को अपॉइंट करता है, सेलिकस निकेटर। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे से SN लिखूंगा। सेलिकस निकेटर को अपॉइंट करता है क्या? एज द गवर्नर, एज द गवर्नर। पॉइंट समझ में आ गया यहां पर? ठीक है ना। इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि भाई धनानंद, नंदा का अंपायर यहां पर चल रहा है। बात समझ में आ गई यहां तक? अब इसके बाद हम लोग जब आगे बात करते हैं तो कहानी ऐसे लिखी जाती है किताबों में ये लिख के आता है कि नंदा डायनेस्टी के बाद नंदा धनानंद वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। बात समझ में आ गई कि नहीं? मैंने आपको डेलिबरेटली यहां पर 20 मिनट इस चीज को लेकर दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको जानबूझ के 20 मिनट ये इस पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया है। अब जरा देखिए कि यहां पर हुआ क्या था। वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन अंपायर, मौर्यन अंपायर, यस प्लीज, मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर का जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य करता है, चंद्रगुप्त मौर्य करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा एक चीज और, चाणक्य ही है जिसको आप कौटिल्य के नाम से जानते हैं, और चाणक्य का रियल नेम वाज आचार्य विष्णुगुप्त। ठीक है, बहुत पहले कभी एग्जाम्स में आया करता था, अब तो नहीं आता, बट हाँ इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बात की। तो मौर्यन अंपायर का जो फाउंडेशन है, फाउंडर, वो बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। और ये काम जो किया है उसने किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। और क्यों किया ये भी आपको समझ में आ गया कि चाणक्य की इंसल्ट हुई थी और चाणक्य इस बात का बदला लेता है और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करता है और नंदास को ओवरथ्रो करता है। मतलब धनानंद को अल्टीमेटली रिजाइन करना पड़ता है, ये बात समझिएगा आप। ठीक है ना, ये चीज थी। तो यहां पर एक चीज जो है वो आपको सबसे पहले जाननी है, वो है ओरिजिन, कि ओरिजिन कैसे हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, कहां से आता है, ये कैसे पता चलता है। तो देखिए इसको लेकर यहां पर 2 थ्योरीज हैं, वो क्लियर होने चाहिए। अगर आप बात करें ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की, मतलब अगर आप ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की बात करें तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के थ्रू हमको पता ये चलता है कि ही वॉज बॉर्न टू मूरा, और मूरा जो है वो एक शूद्रा वुमेन थी, शूद्रा वुमेन, तो ही वॉज बॉर्न टू मूरा। ठीक है, एक चीज तो ये है। और दूसरा, अगर हम इसका बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है कि ये एक क्षत्रिय, मतलब एक क्लैन है, बेसिकली क्षत्रिय क्लैन,
एक क्षत्रिय क्लैन थी जिसका वह नाम है मौर्याज, और ऑल लाइकली चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इस मौर्य क्लैन का मेंबर रहे होंगे या इसके मेंबर रहे होंगे। तो यहां से इस प्रकार से इसके ओरिजिन को लेकर हमको पता चलता है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बाद में ये होता है कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म को एट लेटर फेज में, एकदम लेटर फेज ऑफ द लाइफ में वो जैनिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। इवन यू सी कि उनकी जो डेथ है, ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, है ना, कहां पर, श्रवण बेलागोल में, वहां पर उनकी डेथ हो जाती है, डाइड ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। तो ये एक चीज है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंटली कि जो भी यहां पर चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने या चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को जो यहाँ हराया या उसकी आर्मीज को, एनिमीज को हराया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एक धनानंद को हराया वो तो ठीक है, इसके अलावा भी जो जो चाणक्य की हेल्प लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो भी एनिमीज को हराया, उन सब का वर्णन आपको कहां देखने को मिलता है, इसको भी नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां देखने को मिलता है। तो ये चीज हमको मिलती है, मतलब आप ऐसा लिखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य प्लस प्लस चाणक्य प्लस चाणक्य और डिफीटेड एनिमीज, डिफीटेड एनिमीज, एनिमीज को हराते हैं। लेकिन ये जो वर्णन है कि कैसे हराते हैं कैसे नहीं हराते हैं, ये हमको पता चलता है किससे, मुद्रा राक्षसा से, मुद्रा राक्षसा। और ये किसने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी। एक ड्रामा है ये, इसको किसने लिखा है, विशाख दत्त, ठीक है ना, दिस इज द ड्रामा। 9th सेंचुरी में लिखा गया था ये, 9th सेंचुरी। क्लियर है यहां तक बात? आई होप दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। बहुत सिंपल कहानी चल रही है, ये कहानी पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन को लेकर दो थ्योरीज यहां पर हैं। एक तो ये ही वाज बॉर्न ऑफ मूरा, और मूरा बेसिकली एक शूद्रा वुमेन थी इन द कोर्ट ऑफ, यू विल सी इन द कोर्ट ऑफ नंदास। तो नंदास की एक थ्योरी ये कहती है, ब्राह्मणिकल थ्योरी ये कहती है कि भैया जो नंदास थे, नंदास में एक शूद्रा वुमेन थी, इसका नाम था मूरा, और उसी का ये बेटा था, ब्राह्मणिकल थ्योरी, ठीक है ना। लेकिन बुद्धिस्ट थ्योरी कहती है कि क्षत्रिय क्लान थी जिसको हम लोग मौर्यास कहते हैं, एंड ऑल लाइकली वो इस मेंबर का यहाँ पर, इस क्लैन का यहाँ पर मेंबर रहा होगा, ठीक है ना। सो आई होप दिस पॉइंट यहाँ तक सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट और है जो कई बार ऐसे एग्जाम से पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग सैंड्राकोटस या फिर आपको एंड्राकोटस, ये भी कई कई जगह आपको देखने को मिलता है। एक फैक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये चीज यहां पर हमने इतनी डिस्कस कर ली कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फाउंडर था मौर्यन डायनेस्टी का, और पावर को सीज करता है नंदास को हराकर, और डिक्लाइन नंदास का बहुत मतलब जो डिक्लाइन हुआ था वो चाणक्य की वजह से हुआ था। एज यू कैन रीड हियर कि चाणक्य कौटिल्य वाज इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग चंद्रगुप्त ओवरथ्रो द नंदास एंड स्टैब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी। तो यहां से जो मौर्य की डायनेस्टी है वो स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है। अब सेम यू कैन ऑल गो थ्रू, इन सब चीजों का आप यहां पढ़ सकते हैं, और सेम चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अब देखिए, एक ग्रीक यहां पर एक ग्रीक राइटर थे जिनका नाम था जस्टिन, और वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके पास 6 लाख की आर्मी थी, 6 लाख आर्मीज, एंड ही विद दैट आर्मी वो पूरे इंडिया पर रैन करता है, मतलब पूरे इंडिया पे कब्जा करने की वो पूरा स्टार्ट करता है, ठीक है ना, विद एन आर्मी ऑफ 6 lakhs। दो द एक्यूरेसी ऑफ दिस क्लेम इज डिबेटेबल, हालांकि ये बहुत डिबेटेबल है कि ऐसा सच में था कि नहीं था कि उसके बाद इतनी बड़ी आर्मी थी और पूरे इंडिया पे यहाँ पर रन करता है, ठीक है ना। बट एक बात यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भले ही 6 लाख की आर्मी के साथ पूरे इंडिया पर रन किया हो ना किया हो, बट एक बात क्लियर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर को हराया था। अब सेलिकस निकेटर वही जिसको अलेक्जेंडर ने बालूचिस्तान की प्रोविंस का गवर्नर बनाया था, ठीक है। तो सेलिकस, अब चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी स्ट्रांग हो गई है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहां पर, तक्षशिला के पास था। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर इंडिया का मैप देखेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा, तक्षशिला इज समवेयर हियर, ठीक है, तक्षशिला यहां पर है, मगध आपको यहां दिख रहा है, ठीक है ना, मगध यहां दिख रहा है। भाई नंदा से भागा था वो, चाणक्य निकला था, छोड़ के निकला, तो वो तक्षशिला पहुंचा, तक्षशिला पहुंच के वो टीचर बना, वहां पर उसने वहां वो टीचिंग कर रहा था, और फिर उसकी जो मुलाकात है वो चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। तो यहां पर अब एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बन गई तक्षशिला में,
और अब यहां से वो यहां पर जो बैठा सेलिकस निकेटर है बलूचिस्तान प्रोविंस में, वो इसको वहां से हराता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है जो 305 बीसी में हुई थी। नोट करिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य लिबरेटेड इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य लिबरेटेड इंडिया फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सेलिकस। चंद्रगुप्त मौर्य लिबरेटेड, नॉट इंडिया, इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य लिबरेटेड, आप कह सकते हो कि लिख सकते हो इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य लिबरेटेड इंडिया फ्रॉम द थ्रालडॉम ऑफ सेलिकस। थ्रालडॉम, थ्रालडॉम ऑफ सेलिकस, सेलिकस के जो चंगल से निकाला सेलिकस चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और ये कब हुआ? वंस आप अपने आप को इंडस वैली के अराउंड स्ट्रॉन्ग कर पाए, एक बार अपने आप को आपने इंडस वैली के अराउंड स्ट्रॉन्ग किया, यहां पर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद ही आप जाके फिर जहां सेलिकस निकेटर आपको रूल कर रहा था उस एरिया को भी यहां पर कब्जा लिया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल जो है वो इन दोनों के बीच में होती है 305 बीसी में। उसके आउटकम को आपको यहां लिखना पड़ेगा। देखिए ये लिखा है, चंद्रगुप्त सक्सेसफुली लिबरेटेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम सेलिकस। अब यहां नॉर्थ वेस्टर्न बहुत क्लैरिटी से आप लिख सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम सेलिकस हु गवर्न द रीजन वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर। इंडस वैली में आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और जो वेस्ट ऑफ द इंडस वैली था वहां सेलिकस निकेटर था, उससे वहां पर उसको इंडिया को फ्री किया। चंद्रगुप्ता's विक्ट्री हेल्प्ड हिम मेक पीस विद द ग्रीक्स। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई 305 बीसी में, इन 305 बीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बैटल होती है, और यह बैटल किसके किसके बीच की थी? चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेलिकस निकेटर। इस बैटल के यहां पर क्या क्या आउटकम थे उसको एक बार लिख लीजिए। यस प्लीज, आउटकम्स, ओनली पॉइंट्स, ओनली फ्लो चार्ट्स। यस प्लीज, देखिए 3 इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला चीज, इस बैटल में चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट्स सेलिकस निकेटर। पहला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर को हरा दिया इस बैटल में, ठीक है ना। हराने के बाद क्या किया? नंबर 2, हरा दिया। अब सेलिकस निकेटर एक्चुअली जो था, सच बात बता रहा हूं आपको, जो आपके एनसीईआरटी भी कहती है कि सेलिकस निकेटर एक्चुअली वो नहीं चाहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बहुत ज्यादा हार्श बैटल हो, इसलिए वो एक तरह से कहीं डाइल्यूट भी कर जाता है अपने आप को, मतलब ढीला छोड़ देता है। और उस जगह पर क्या होता है, एक तरह से समझौता, एक पीस एग्रीमेंट हो जाता है। पीस एग्रीमेंट यहां पर दोनों में हो जाता है, और पीस एग्रीमेंट के तहत क्या कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए, 500 एलिफेंट्स दिए, किसको? सेलिकस निकेटर को। और बदले में आप देखो सेलिकस निकेटर ने कई सारे प्रोविंसेस अपने, जैसे अफगानिस्तान, ठीक है ना, बालूचिस्तान, ये प्रोविंसेस चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। भाई सीधी सी बात है ना, वो कब्जा ही करने आया था उसको, तो उसको वो प्रोविंसेस मिल गए और चंद्रगुप्त और सेलिकस निकेटर ने हाथी ले लिए, ठीक है ना। अफगानिस्तान, बालूचिस्तान एरिया वेस्ट ऑफ इंडस, तो गेव अफगानिस्तान, बालूचिस्तान, भाई बालूचिस्तान जहां पर वो था, एंड एरिया वेस्ट ऑफ इंडस। भाई वेस्ट ऑफ इंडस में वो रूल ही कर रहा था, एरिया वेस्ट ऑफ इंडस। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर याद होने चाहिए। एंड नंबर सी, इतना ही नहीं, इसके बाद इन दोनों के बीच में हो गया मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस भी इनके बीच में हो गया। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब वैवाहिक संबंध, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर की डॉटर हेलेन से शादी कर ली, हेलेन से शादी कर ली। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो उसको आप कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, ये आप यहां पढ़ सकते हैं। ये पूरा लिखा है, एक्सटेंड क्या हुआ ये मैंने आपको पूरे बैटल के बारे में बता दिया कि 500 एलिफेंट्स दिए। और हाँ, एक पॉइंट ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई साउथ इंडिया का केरला, तमिलनाडु और कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया छोड़ दीजिए आप, है ना, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो छोड़ दीजिए, नीचे केरला और तमिलनाडु छोड़ दीजिए, बाकी पूरे एंटायर एरिया में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य बना लिया था। ये देखिए आप कि मौर्य अंपायर कितने बड़े साम्राज्य में फैल गया। और ये आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से पहले कोई एक चीज
इंडिया में देखो यहां पर कि पहले कोई चीज मगध से स्टार्ट हुई थी सिर्फ। अरे पहले तो छोटे छोटे जनपद होते थे, महाजनपद, 16 महाजनपद थे, उसमें से एक पावरफुल निकल के आया क्या, एक पावरफुल निकल के आया मगध। ठीक है, अब एक पावरफुल मगध निकल के आया तो मगध के बाद एक्सपेंशन शुरू हुआ हर्यक डायनेस्टी से, शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, नंदाज ने अपने आप को एक्सपेंड किया, है ना। फिर चीजें जो हैं शिफ्ट हो गई कहां, तक्षशिला के पास। तक्षशिला में चीजें हुई, तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग हुई, वहां से आर्मी बनी, और फिर उसके बाद पूरा ये एरिया जो सेलिकस निकेटर के अंडर था, वहां से लेकर ये पूरा एरिया इतना, ये अब मौर्यन एम्पायर के अंडर आ गया था। मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंट आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हो चुका था, और इतने पूरे एरिया में, मतलब इसके लिए बोला भी जाता है कि ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी लाइन भी आती है कि ही कंट्रोल्ड द लैंड बिटवीन टू सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये लाइन ही बोली जाती है। तो इतना पूरा एरिया यहां पर इसके कंट्रोल में, चंद्रगुप्त मौर्य कंट्रोल में आ गया था। द ओनली एक्सेप्शन वाज केरला एंड तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जब हम इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं तो हम बात करेंगे यहां पर किस प्रकार से उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी आर्मी और उसका इकोनॉमी चल रहा था। ठीक है, चलिए पहले यहां पर आप एक पॉइंट मेंशन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे। प्लीज नोट, प्लीज गिव द हेडिंग इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन। इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जब मैं बात करता हूं इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा था। हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, और इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, व्हाट इज द सोर्स। अब ध्यान देना कि अगर मैं बात करूं हमें पता कैसे चलता है, तो दो सोर्सेज बेसिकली हैं। दो सोर्सेज जो हमको चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, है ना, आर्मी कैसी थी, ये सब कैसे पता चलता है, दो सोर्सेज है। देखो, पहला सोर्स है अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। अब आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि मेगास्थनीज की किताब है इंडिका। देखो, बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा। मेगास्थनीज की जो यहां पर जो सेइंग्स थी, जो उसके अकाउंट्स थे, वो हमारे पास फुल्ली नहीं थे, फुल्ली नहीं बचे, दे वर लॉस्ट। तो मेगास्थनीज के बाद जो ग्रीक राइटर्स आए, उन ग्रीक राइटर्स ने अपनी अपनी किताबों में मेगास्थनीज के उन चीजों का वर्णन किया। तो यहां से जो इधर बितर जो चीजें मिली मेगास्थनीज की, उनकी मेगास्थनीज की उन बातों को कंबाइन करके एक जगह किताब में छापा, उसको इंडिका कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये क्लैरिटी यहां पर होनी चाहिए कि इंडिका जो बुक है वो मेगास्थनीज ने नहीं लिखी है, मतलब वो मेगास्थनीज के अकाउंट्स के बारे में। बात समझ में आ गया। मेगास्थनीज के अकाउंट्स के बारे में इंडिका। कैसे पता चलता है, ग्रीक राइटर्स ने मेगास्थनीज की चीजों को, उसके अकाउंट्स को अपनी अपनी किताबों में जगह जगह पे कोट किया। इन सब जगह जगह पे जो कोट हुए इनको क्लब कर लिया एक जगह और फिर उसको पब्लिश किया, एंड दैट इज बेसिकली इंडिका। दूसरा जो है दैट इज कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तो ये दो सोर्सेज हैं जिससे हमको मौर्यन एम्पायर, यानी कि जब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना, हम बात करेंगे अशोक की, तो हमको इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी आर्मी, इनका इकोनॉमी, उनके बारे में हमको पता चलता है थ्रू दीज टू सोर्सेज। और यहीं से इसको आगे भी आप फ्लोचार्ट बना लीजिए। तीन चीजों के बारे में हमें यहां पर बेसिकली पढ़ना है एनसीईआरटी में। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि समझ लीजिए पॉलिटी कैसी थी वो समझेंगे। यहां पर राजा था, राजा को कौन असिस्ट करता था, ये सब चीजें आएंगी। दूसरा चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है उनकी आर्मी, और तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है उनकी इकोनॉमी। तीन चीजों को यहां पर हमें डिस्कस करना है। क्लियर। पहली हेडिंग डाल दीजिए, प्लीज गिव द हेडिंग आर्मी, प्लीज गिव द हेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्लियर हो गया यहां पर। द मौर्यस एस्टैब्लिश्ड अ कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, मेगास्थनीज अ ग्रीक एनवॉय अंडर सेलिकस। देखना, अब यही चीज है, ध्यान रखना आपको कि मेगास्थनी के ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट के टाइम भेजा गया, चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट में भेजा गया था, और वो जो अकाउंट देता है वो हम यहां पर लिखते हैं। तो मेगास्थनीज अ ग्रीक एनवॉय अंडर सेलिकस रेसाइडेड इन पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र आपको पता है कि कैपिटल थी, एंड रिकॉर्डेड द गवर्नेंस ऑफ बोथ द सिटी एंड द मौर्यन एम्पायर। अब उसने, यानी मेगास्थनीज ने, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ पाटलिपुत्रा जहां वो गया उसका अकाउंट दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। इनफैक्ट
पूरा मौर्यन एम्पायर में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो उसने पूरा अकाउंट यहां पर दिया है। ऑल्दो मेगास्थनीज फुल अकाउंट इज मिसिंग, एक्सेप्ट्स हैव बीन कंजर्व्ड इन लेटर ग्रीक राइटिंग्स नोन एज इंडिका। ठीक है, इंडिका प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य की सोसाइटी, मौर्य की इकोनॉमी कैसी थी ये हमको मेगास्थनीज के थ्रू पता चलता है। साथ में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर भी यहां पर रिलाई करते हैं इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। नाउ यही बात यहां पर कौटिल्य के ऊपर लिखी है। ठीक है, अब किस प्रकार से चीजें यहां चल रही थी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, इस पॉइंट पर हम बाद में आएंगे, इस पॉइंट में बाद में आएंगे। जहां से एक पॉइंट देखिए, देखिए चंद्रगुप्त, सॉरी यस प्लीज, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य वो आप देखोगे तो एक ऑटोक्रेट था, ऑटोक्रेट। चंद्रगुप्त वाज एन ऑटोक्रेट और सारी पावर जो है उसने अपने हाथ में कंसंट्रेट कर रखी थी। कंसंट्रेटेड ऑल पावर्स इन हिज हैंड्स, कंसंट्रेटेड ऑल पावर्स इन हिज हैंड्स, सारी पावर्स अपने अपने हाथों में कर रखी थी। अब ये बात भी जो हमको पता चलती है वो हमको दो सोर्सेस से इसके बारे में और पता चलता है। जैसे अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र, मैं बात करूं फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र, तो यहां पर अर्थशास्त्र में उसने ये लिखा हुआ है कि मेरी खुशी इस बात में है कि मेरी प्रजा खुश है कि नहीं, और मेरा दुख इस बात में है कि मेरी प्रजा ट्रबल में है। मतलब अगर मेरी प्रजा खुश है तो मैं खुश हूं, अगर मेरी प्रजा ट्रबल में है तो मैं परेशान हूं। तो हैप्पीनेस और ट्रबल की बात वो करता है। मैं खुश, मेरी प्रजा खुश तो मैं खुश, लेकिन अगर मेरी प्रजा ट्रबल में है तो मैं भी ट्रबल में हूं। अब ये बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है कि किंग ने जो बोला वो करता भी था कि नहीं करता था। ठीक है ना, इस बात की हमें एविडेंसेस कम मिलते हैं। लेकिन अगर हम एट द सेम टाइम मेगास्थनीज की बात करेंगे, मेगास्थनीज जो है अपने अकाउंट में ये बताता है कि किंग जो है, किंग राजा जो है वो असिस्टेड होता था बाय अ काउंसिल। एक काउंसिल जो है वो राजा को असिस्ट करता था। मतलब सिंपल भाषा में समझ लो कि एक प्राइम मिनिस्टर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बात यहां पर होती है। लेकिन काउंसिल की एडवाइस किंग के ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं, ये बात बहुत श्योरिटी से या बहुत क्लियरली हम नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो काउंसिल की एडवाइस बाइंडिंग और नॉट, ये बात बहुत क्लैरिटी से नहीं कह सकते। बाइंडिंग और नॉट कांट बी सेड विद क्लैरिटी, ये क्लैरिटी से नहीं कहा जा सकता। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहां समझते हैं किस प्रकार से जो है वो पूरी जो सिस्टम जो है वो चल रहा था, वो यहां पर देखते हैं। देखिए जरा, एक बात क्लियर हो गई कि भैया किंग है और किंग को एक मंत्री परिषद जो है वो असिस्ट कर रहा है। मंत्री परिषद यानी कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोल रहे हैं वो असिस्ट करता है। ठीक है, एक तो राजा हो गया। राजा जो है ऑब्वियसली अपना जिसका एम्पायर था, उसका एम्पायर डिवाइडेड था इनटू प्रोविंसेस। उसका डिवाइडेड एम्पायर है वो डिवाइडेड था इनटू प्रोविंसेस। कैसे? P1 मान लीजिए प्रोविंस है, P2 प्रोविंस, P3 प्रोविंस, एग्जाम्पल दे रहा हूं, P4 प्रोविंस और P5 प्रोविंस। और जितने भी प्रोविंस थे ये फर्दर सब डिवाइडेड होते थे इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ये और भी स्मॉलर यूनिट्स में सब डिवाइडेड होते थे, सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। हर एक प्रोविंस में आप देखोगे कि एक यहां पर प्रिंस अपॉइंट होता था। मैं यहां पर P लिख रहा हूं, प्रिंस 1, प्रिंस 2, मतलब हर जगह आपको एक प्रिंस देखने को मिलेगा। और हर प्रोविंस में क्या होगा, हर प्रोविंस में सिस्टम जो है वो दोनों के लिए था, रूरल के लिए और अर्बन के लिए भी, सारे प्रोविंसेस के अंदर। अरे यार इतना कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, जरा देखो, सिंपल सी बात, इसको भी रटना नहीं, समझ लेना। क्या? देखो मैंने आपको क्या बोला कि किंग है, उसका मंत्री परिषद है, जो एम्पायर है वो प्रोविंसेस में बटा हुआ है। अब इसको सुन भी लो। एक्चुअली आप देखोगे, मैंने बोला मौर्यन एम्पायर, समझना जरा एग्जाम्पल की तरह, मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर में
मैंने क्या प्रोविंसेस में बटा हुआ है, तो आप देखोगे तो 5 प्रोविंसेस थे, ठीक है ना, लिख देता हूं प्रोविंसेस, प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। जैसे नंबर 1 हम बात करेंगे, एक प्रोविंस था उत्तरपथ, एक प्रोविंस था उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ, कैपिटल उत्तरापथ, कैपिटल वाज तक्षशिला, अभी मैंने बताया आपको मैप में भी तक्षशिला। फिर उसके बाद आ जाओ दक्षिण पथ, यानी कि साउथ, दक्षिण पथ, दक्षिण पथ की कैपिटल, दक्षिण पथ की कैपिटल वाज सुरवनगरी, सुरवनगरी, यह आपको साउथ में दिखेगी, ठीक है। मैं देखो ऐसे बता देता हूं, देखिए यहां पर तक्षशिला मिलेगा, यहां पर आपको उज्जैन मिलेगा, इधर आपको कहीं सुरवनगरी मिलेगी, यहां पर आपको तसोली मिलेगा, यह आपको पाटलिपुत्र, ये 3 कैपिटल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। दक्षिणापथ तीसरा लिखिएगा अवंती रथ, अवंती रथ, यह आपके इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। अवंती रथ, कैपिटल इज उज्जैन, कैपिटल इज उज्जैन। फोर्थ लिखिएगा कलिंग, कलिंग, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये एक वर्ड से और मिलता है, मैं बताता हूं आपको, ओके, प्राच्य पथ जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये वही है, उसी के अंडर कलिंग आता था, प्राच्य पथ होता है, तो कलिंग वहीं आता था, कैपिटल इज तोसली। एंड लास्टली यू विल सी नंबर 5, क्या, लास्टली आपका जो ये सेंट्रल वाला एरिया है, जिसको हम बोलते हैं मगध वाला एरिया, मगध, ये सेंट्रल में था, और इसकी कैपिटल इज पाटलिपुत्र, तो पूरी कैपिटल ही थी पाटलिपुत्र। इस प्रकार से प्रोविंसेस डिवाइडेड थे। ये प्रोविंसेस स्मॉलर यूनिट से भी डिवाइडेड थे। हर प्रोविंस में एक प्रिंस हुआ करता था जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था। ये चीज यहां पर बताई गई है। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जो मैंने बताया ना, किंग को असिस्ट करता है कौन, एक मंत्री परिषद। इस मंत्री परिषद में कौन कौन था, जरा वो देख लीजिए, यही कि वही मंत्री परिषद। नंबर 1 सबसे पहले ऊपर आपको दिखेगा युवराज, यानी कि प्रिंस, क्राउन प्रिंस, युवराज, युवराज, क्राउन प्रिंस। नंबर 2 पुरोहित, यानी कि प्रीस्ट। नंबर 3 सेनापति, यानी कि कमांडर इन चीफ। एंड नंबर 4 मंत्री, मंत्री या फिर आप मिनिस्टर समझ सकते हैं, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, जिसको वो मंत्रिन, मंत्रिन ऐसे लिखा जाता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट सिटीज भी कुछ थे यहां पर, इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, कौशाम्बी हो गया, ठीक है ना, उज्जैन हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज थे। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो मॉडर्न टाइम्स में हमें देखने को पता चलते हैं कि मॉडर्न सिटीज हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी, ये जो मैंने आपको यहाँ इतना समझाया। अब यही चीजें यहाँ पर लिखी हैं, इफ यू रीड इट तो आपको क्रिस्टल क्लैरिटी से पता चल जाएगा। जैसे लिखा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र ऑल्सो ऑफर्स क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट दी मॉडर्न गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। हमको अर्थशास्त्र से पता चल जाता है। अर्थशास्त्र हमको बताता है कि भाई कैसे किंग जो है वो प्रायोरिटाइज करता था, अपने सब्जेक्ट को ऊपर रखता था, ठीक है। फिर लिखा है वो एम्पथाइज भी करता था विद देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता भी था। येट इट इज अनक्लियर टू व्हाट एक्सटेंट ही फॉलोड दिस प्रिंसिपल्स। मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि किंग के ऊपर उनकी काउंसिल की बाइंडिंग थी कि नहीं थी। फिर मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र, वो तो मेगास्थनीज बोल रहा था, लेकिन अर्थशास्त्र क्या बोल रही थी कि राजा बोलता है कि मेरी, उनकी खुशी में मेरी खुशी है, और अगर वो दुखी है तो मैं भी दुखी हूं। लेकिन ये बात क्लैरिटी से नहीं कह सकते कि कितना फॉलो करता था वो, ठीक है ना। ये मेगास्थनीज के यहाँ पर अकाउंट्स लिखे हैं, बता दिया मैंने आपको कि किंग उसको ऑफर, मतलब किंग जो है वो काउंसिल की बात से बाउंड था कि नहीं था। लेकिन एक बात पक्की है कि जो काउंसिल असिस्ट करता था किंग को, उसी से हम लोग हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते थे। बात समझ में आ गया कि भाई ये जो आपको मैंने बताया ना मंत्री परिषद, ये जो काउंसिल है, ये वाला काउंसिल कहाँ गया, ये वाला काउंसिल, इसी काउंसिल से हम लोग हायर ऑफिशियल्स को अपॉइंट करेंगे। राजा हायर ऑफिशियल्स को इसी जगह से अपॉइंट करता था। क्लियर है, देखिए ये मैंने आपको क्लियर बता दिया, ये एज इट इज चार्ट बना हुआ है, तो आई डोंट नीड टू, मैं फिर से उस पर फोकस नहीं करूंगा। देखिए लिखा हुआ है एम्पायर है, प्रोविंस है, प्रोविंसेस में रूरल अर्बन दोनों के लिए यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए जो आपको गोले दिख रहे हैं ना, ये वाला, दिस इज तक्षशिला, दिस इज उज्जैन, ठीक है। फिर आपको यहाँ देखिए मगध दिख रहा है,
ऐसे ही यार तसोली, ये देखो सूर्यनगरी ये दिया हुआ है। तो ये प्रोविंसेस हैं जहां पर जो बने हुए हैं। क्लियर है? चलिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक बात और ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। अब यहां पर क्या होता था, जैसे मान लीजिए मैं बात करूंगा पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, क्या स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पाटलिपुत्र के अंदर 6 कमिटीज बनाई गई थी। सुनिएगा, हम एक प्रोविंस की बात कर रहे हैं अब। तो पाटलिपुत्र के अंदर सिटी है, वहां पर 6 कमिटीज बनी है, हर कमेटी में 5 लोग हैं। अभी जो कमेटी है समझ लीजिए एक तरह से ये आपके मिनिस्ट्री की तरह हो गई। हर कमेटी का एक पर्टिकुलर काम हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जांपल 6 कमेटी थी, हर कमेटी में 5 मेंबर। अब इनका काम क्या है, जैसे किसी का काम क्या है सैनिटेशन, तो भैया आज के टाइम पे मंत्रालय बना हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन का, ठीक है ना, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। फिर एक देखो फॉरेन अफेयर्स को लेकर बना हुआ है, आज के टाइम पे भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। देन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन हुआ करता था एक ये कमेटी। देन स्टैंडर्डाइजिंग वेट्स एंड मेजर्स, इस प्रकार की यहाँ पर कमेटी और उनके वर्क हुआ करते थे। और हर कमेटी में आपको 5-5 मेंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे चलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसॉ रफली 2 डजन स्टेट डिपार्टमेंट्स दैट मैनेज सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो सरकार हुआ करती थी, सरकार जो केंद्र सरकार थी वो 2 डजन स्टेट डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर एक तरह से हैंडल करती थी। और वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मॉडर्न एम्पायर के इकोनॉमिक अफेयर्स और जो भी उनके सोशल अफेयर्स हैं उन सबको यहाँ पर हैंडल कर रही थी। अब एक इंपॉर्टेंट और बात आती है रिगार्डिंग दी आर्मी। आर्मी के बारे में सबसे की कहा जाता है कि सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अगर मॉडर्न एम्पायर का था तो वो था उनकी आर्मी। कोई भी अगर सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था, क्यों? क्योंकि उनके पास आप देखोगे 6 लाख फुट सोल्जर्स थे, 6 लाख, ठीक है ना। चंद्रगुप्त आर्मी में 6 लाख फुट सोल्जर्स, 30,000 कैवलरी, 9,000 हाथी, 8,000 चैरियट्स, और इसके साथ साथ नेवी का भी इनके पास, ऐसा लगता है कि नेवी आर्मी भी इनके पास थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवल आर्मी भी थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। कैसे पता चलता है, देखिए आगे लिखा, इट अपीयर्स दैट मौर्य आल्सो हैड अ नेवी। कैसे पता चला? क्योंकि लिखा हुआ है मेगास्थनीज के हिसाब से। अब देखो मेगास्थनीज का यहाँ पर अकाउंट जो है वो काम आ रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या मौर्यन एम्पायर के पास नेवल आर्मी थी कि नहीं। लिखा है द मैनेजमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज जो था वो देखा जाता था बाय अ काउंसिल ऑफ 30 ऑफिसर्स डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांच, ठीक है। तो यहां पर 30 ऑफिसर्स थे और हर 30 ऑफिसर जो हैं वो 6-6 कमेटीज में बटे थे। वही जो मैंने आपको बताया कि 6 कमेटी होती थी, 5 मेंबर होते थे, तो 30 लोग हो गए। अब इनके पास काम भी कैसे कैसे, देखो रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक ब्रांच, एक ब्रांच आर्मी की है, एक ब्रांच कैवलरी की है, एक ब्रांच एलिफेंट की, चैरियट्स की, नेवी की, ट्रांसपोर्ट की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको ये समझ में आता है कि हाँ इनके पास जो मौर्यन सोसाइटी थी, मौर्यन जो अंपायर था उसके पास नेवल एडमिनिस्ट्रेशन में नेवल की आर्मी भी थी। और एक बात और कही जाती है कि जो मौर्यन मिलिट्री थी वो कम से कम नहीं तो नंदास से 3 गुना ज्यादा पावरफुल थी, 3 टाइम्स मोर पावरफुल। ये चीज लिखिए कि मॉडर्न मिलिट्री जो है वो 3 गुना ज्यादा पावरफुल बताई गई है नंदास की मिलिट्री के हिसाब से। ज्यादा रिसोर्सेज थे, है ना, ज्यादा उनका अंपायर था, बड़ा अंपायर, राइट। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब देखिए स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य। अब कैसे यहां पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, तो मैंने आपको जो डिस्कस किया था वो ये चीज मैं डिस्कस कर रहा था आपको यहाँ पर। ये जो फ्लो चार्ट है जरा इसको देखिएगा, कहाँ गया राइट, ये वाला। ये देखिए मैंने क्या बताया कि हम लोग अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज के अकाउंट्स को देखेंगे और कौटिल्य के अकाउंट्स को देखेंगे तो हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी आर्मी और उनकी इकोनॉमी को जान सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझा दिया, मैंने आपको यहाँ पर आर्मी समझा दिया, अब हम लास्ट पे आ गए इकोनॉमी। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल करके बता देता हूँ। देखो जरा, प्लीज गिव दी हेडिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। क्यों होता है इंपॉर्टेंट पार्ट? क्योंकि ये जानना कि भैया स्टेट में पैसा कहां से आ रहा था, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी यानी कि आसान भाषा में रेवेन्यू, तभी तो स्टेट चलेगा। लिख लीजिएगा 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 5 लिख लीजिए आप, या 4 ही लिख लीजिए, +1 कर दूंगा, 1 2 3 4। चलिए आइए देखिए पैसा कहां से मिल रहा है, रेवेन्यू कहां से मिल रहा है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नई लैंड्स को, नई जमीनों को अंडर कल्टीवेशन लेके आ गए मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है ना। समझ में आ गया पहला पॉइंट? क्या सिंपल पॉइंट्स में होना चाहिए भाई, मेंस में आंसर भी आ गया तो इतना ही याद होना चाहिए ना
भाई इकोनॉमी, व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ मौर्यन पीरियड? पहला पॉइंट, फर्स्ट, न्यू लैंड ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, न्यू लैंड ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। अब बताओ, अगर ज्यादा जमीन पे खेती हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है इनकम यहां से इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तरीका ये था जो इनकम का हा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या मॉडर्न एम्पायर के अंदर। क्लियर? पहला। अब अगर ज्यादा खेती हो रही है भाई तो ज्यादा पीजेंट्स काम कर रहे होंगे, तब ज्यादा खेती हो रही है, और ज्यादा पीजेंट काम कर रहे हैं इसका मतलब टैक्स भी लगेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जो टैक्स था वो इंपोज होता था। अगर मोर फर्टाइल लैंड है, अगर ज्यादा फर्टाइल लैंड होती थी, मोर फर्टाइल लैंड, तो यहां पर जो टैक्स था वो 1/6 होता था ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है? और अगर लेस फर्टाइल जमीन है, लेस फर्टाइल लैंड है, तो जो टैक्स था वो 1/4 होता था। किसका? ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है? इससे भी पैसा आना स्टार्ट हो गया। अब अगर खेती हो रही है तो खेती के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, इरिगेशन, सिंचाई करना है। अगर सिंचाई सर्विसेज, इरिगेशन फैसिलिटीज अगर सरकार प्रोवाइड करती थी तो आपको इसका भी पैसा देना पड़ता था, यानी कि वाटर की पेमेंट करना पड़ता था, या समझने के लिए कह सकते हो कि वाटर टैक्स लगने लगा। लिखिएगा, थर्ड, वाटर टैक्स। और ये होता था क्यों? इरिगेशन पेमेंट, इरिगेशन फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करी जा रही हैं, इरिगेशन जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं, इस वजह से यहां पर हो रहा है। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, इरिगेशन फैसिलिटीज बाय गवर्नमेंट। एक तरीका यह था जिससे रेवेन्यू जो है वो आ रहा था। एंड नंबर 4, टोल टैक्स। कोई भी अगर गुड्स या कोई भी कमोडिटी अगर वो बॉर्डर के अंदर लाई जा रही है टू सेल, गुड्स बॉट या ब्रॉट इन टाउन्स फॉर सेल, तो इस पे भी यहां पर टोल टैक्स लगता था और गेट पे ये टोल टैक्स ले लेते थे। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? तो ये था रेवेन्यू सिस्टम। क्लियर है? इतना ही दे रखा है, इससे ज्यादा नहीं दे रखा है आर.एस. शर्मा में। ठीक है? मैं आपको एक बार स्लाइड से गो थ्रू करा दूंगा तो आपको मेरे ऊपर यकीन भी हो जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है, जो क्रक्स है, जो आपको हमेशा याद रखना है मौर्यन एम्पायर में, कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ज्यादातर जो एक्टिविटीज थी वो स्टेट कंट्रोल होती थी, यानी कि सरकार जो है उस पर कंट्रोल करती थी। क्लियर है? और यहां पर यही पॉइंटर्स लिखे हैं कि न्यू लैंड को ले आए थे अंडर कल्टीवेशन। दूसरा, जो प्रीवियसली अनकल्टिवेटेड लैंड थी उस कॉन्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू टू द स्टेट थ्रू टैक्सेस लगने लगे थे उस पर। ये देखिए, थ्रू टैक्सेस, एक तो ये चीज हो गया। थर्ड, टैक्सेस जो पीजेंट से कलेक्ट हो रहे हैं वो कैसे? 1/4 और 1/6 तक हो रहे हैं ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। और दोज बेनिफिटिंग फ्रॉम स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज, अगर स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटी है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ये भी कहा जाता था कि आप ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करिए। एंड लास्टली नंबर 4, मैं बताया मैंने आपको, टोल टैक्स भी यहां पर लगता था। ठीक है ना? तो ये चीज थी। नाउ मूविंग ऑन, बिंदुसारा की बात करेंगे। ज्यादा चीजें नहीं है बिंदुसारा में। बिंदुसारा में इतना बताया जाता है मेनली कि भाई ग्रीक से अपना संबंध इनका कंटिन्यूसली बनाए रखने का इसको कंट्रीब्यूशन जाता है ना? बहुत सारी ये लड़ाइयाँ लड़ता है और ज़्यादा कुछ इसमें पॉइंटर्स है नहीं। बिंदुसारा वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? लड़का था ये इसका। और इंपॉर्टेंटली ही फॉलोड हिज फादर इन मेंटेनिंग कनेक्शन विद द ग्रीक प्रिंसेस, एज आई जस्ट नाउ टोल्ड यू। लास्टली वी कम टू अशोका। नाउ अब अशोका के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इंपॉर्टेंस दिया गया है और उसको लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और काफ़ी सिंपल है। अब देखो, अशोका के बारे में ये कहा जाता है कि अशोका ने स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में 99 जो उसके ब्रदर्स थे उनको मार दिया था, ही किल्ड। बट ये बात की पुष्टि करना या इस बात का एविडेंस बहुत क्लियरली नहीं मिलता है, क्योंकि एक लेजेंड है ना। मान लो कोई लेजेंड है, कोई बहुत बड़ा फेमस पर्सनालिटी है, उसको लेकर कोई बात बोल दी जाएगी तो वो फेमस हो सकती है कि यार फलां ने ऐसा कर दिया था। तो ऐसा ये मानना बहुत टफ है कि हाँ उसने अपने 99 ब्रदर्स को मारा। बट स्टिल इस तरह के जो हिस्टोरियंस हैं वो उस बात को कोट बार बार करते रहते हैं।
ठीक है। तो अशोक जो है वो जब अपनी लाइफ करियर को शुरू करता है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव होता है और कई सारे वो इस तरह के किलिंग्स करता है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ मेंशन की है। अशोका बिंदुसारा सन्स इज द मोस्ट रिनोन्ड मौर्यन रूलर और ये अपनी धम्म पॉलिसी के लिए काफ़ी जाना जाता है और ये कहा जाता है कि अशोका ने अपनी एक और इकलौती लड़ाई लड़ी थी, वो थी कलिंग की वॉर, और कलिंग की लड़ाई के बाद ही वो क्या हो गया था, वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो जो उसका एक होता है ना कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करना, कि हम फिजिकली लड़के कॉन्क्वेस्ट करने से अच्छा वो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट पे फोकस करने लगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी बार बार कहती है, क्या कि देखो अशोका, अब अशोका के लिए मेन पॉइंट क्या है, कलिंग की लड़ाई, कलिंग वॉर, और कलिंग वॉर के बाद वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन देखो एक बात ये बता दूं, किताब ये भी कहती है कि ये कहना कि अशोक कलिंग की वॉर के बाद एकदम पैसिफिस्ट हो गया, मतलब बिल्कुल ही मारकाट नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसने जहां एक तरफ लोगों को यहां पर मना किया कि इस तरह के आपको फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं करने हैं, लोगों को मारना काटना नहीं है, एट द सेम टाइम उसने अलग ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए कि अगर कोई क्राइम करता है या फिर कोई इस तरह की चीजें कर रहा है, दूसरे को हार्म कर रहा है, तो उसको पनिश करने का भी उसने वहां पर प्रावधान रखा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्योरली पैसिफिस्ट हो गया, मारकाट कर ही रहा है, अरे भाई कोई गलत काम करेगा तो उसको रोकेगा यहाँ, है ना। ये चीज यहां पर आपको नोट करनी। तो फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्टोरीज के हिसाब से अशोका हैड अ हार्श अर्ली लाइफ। दिस स्टोरी क्लेम्स, दी स्टोरीज जो बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं वो ये कहती है दैट ही माइट हैव किल्ड 99 ऑफ हिज ब्रदर्स टू बिकम द किंग। राजा बनने से पहले, मतलब राजा बनने के लिए उसने अपने 99 भाइयों को यहां पर मारा होगा, लेकिन ये बात हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंटली क्यों, क्योंकि अशोका की जो बायोग्राफी है ना, वो बुद्धिस्ट राइटर्स ने जो लिखी है वो इतनी ज़्यादा फिक्शन से भरी हुई है, इतनी फिक्शियस है कि उस पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा, मतलब हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते उस पर बिलीव कर जाएं। अब अशोका के बारे में हमको जो भी जानकारी मिलती है वो उसके अशोका के 39 इंस्क्रिप्शंस के थ्रू यहां पर मिलती है। अशोका हिस्ट्री इज पीस्ड टुगेदर फ्रॉम हिज 39 इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, देखो इंस्क्रिप्शन मतलब जैसे कोई मान लीजिए कोई चीज़, किसी चीज़ पे कोई चीज़ गढ़ना, गोदना जिसको बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड है जो चीज़, ठीक है ना, उसमें ऐसे दीवार है, अब दीवार पे आप कोई चीज़ दीवार काट काट के लिख दें, है ना, तो वो होता है इंस्क्राइब करना। वो इंस्क्रिप्शन नहीं होता है कि आप किले पे जाते हैं, आजकल आपको मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल ऐसे जो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उस पर लिखा होता है कि दिस लव्स दिस, ये नहीं होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बेसिकली आप गोद देते हैं, आप पत्थर काट काट के लिख रहे हैं। तो जो अशोका के टाइम में है, अशोका के इतिहास को हम लोग 39 उसके इंस्क्रिप्शंस के बारे थ्रू जान सकते हैं। अब ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, है ना, इसको नॉट स्टोन, इनफैक्ट रॉक एडिक्ट्स बोलेंगे, रॉक इंस्क्रिप्शंस। तो उसको हम लोग मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स ऐसे रेफर करते हैं। रॉक्स पे कोई कोई चीजें लिखी हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृत में लिखी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट फॉलो करी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था उसका, अशोका का रोल भी, कि उसने वन लैंग्वेज यूज किया, ताकि इससे क्या हुआ, पूरे आप देखोगे जहां तक उसने रूल किया सबको एक ही लैंग्वेज में बांधा, तो यूनिटी उसने यहां बनाई। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। कभी कभी सवाल आता है कि अशोका का क्या कंट्रीब्यूशन था। भाई अशोका का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि चाणक्य अशोका से कह रहा था कि भाई आपको कॉन्क्वेस्ट करना है, लेकिन अशोका मना कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो कलिंग वॉर के बाद बड़ा आघात हो गया था, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बहुत सारे प्रीस्ट को यहाँ पर वो पहुंचा था, हानि पहुंची थी, तो उसने लड़ना बंद कर दिया था, उसने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ही बंद कर दिया और वो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट पर आ गया। यानी कि बेरी घोष वॉज रिप्लेस विद धम्म घोष। इस चीज को बोला जाता है कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को हटा के कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, बेरी घोष वॉज रिप्लेस बाय धम्म घोष, ये चीज आ गई थी। ठीक है, तो ये उसके मेजर, यहां पर ये इंस्क्रिप्शंस है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स। अब रॉक्स पे भी लिखा हुआ है और पिलर्स पे भी लिखा हुआ है, और ये एक ऐसा राजा बोला गया है इतिहास में जो अपनी प्रजा से बातें करता था या फिर अपनी बातों को बताता था थ्रू दीज इंस्क्रिप्शंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो आप, ये बड़ी चीज है कि किसी एक टाइम पर राजा जो है वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपनी प्रजा तक अपनी बातें पहुंचा रहा है, जो भी उसको बोलना होता था वो इंस्क्राइब करा देता था, ताकि आने वाली नस्लें पढ़ें कि क्या क्या था अशोका के टाइम पे। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन एक बड़ी चीज वो ये है कि अशोका का नाम जो है ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस में ओमिटेड है। कुछ ही इंस्क्रिप्शंस हैं जहां पर आप देखोगे कि अशोका का नाम इस्तेमाल किया गया है, वरना आप देखोगे ज्यादातर जगह अशोका का नाम जो लिखा गया है देवनाम पियादसी, ऐसे आपको देखने को मिलता है, देवनाम पियादसी। ठीक है, देवनाम पियादसी, देवनाम पिया,
और प्रियादसी या पियादसी। क्या मतलब है इसका? देव नाम, यानी कि देव, बिलव्ड ऑफ गॉड, देव भगवान देव, और पिया मतलब बिलव्ड, तो बिलव्ड ऑफ गॉड, इसका मतलब है बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है ना, या पियादसी गुड लुकिंग, ये बोला गया है। अच्छा एक बात और मैं जो भूल गया था, मैं आपको पॉइंट मेंशन करना चाहता था कि ये तो इकोनॉमी का हमने देखा ही कि यहां पर ये चीजें से रेवेन्यू आ रहा है, प्लस स्टेट की मोनोपोली भी थी तीन चीजों में, नोट कर लीजिएगा। स्टेट हैड मोनोपोली, ये पॉइंट मेंशन कर लीजिए, स्टेट हैड मोनोपोली, स्टेट हैड मोनोपोली, मोनोपोली भी थी स्टेट में, किसमें? तीन चीजों में, तीन चीजों में मोनोपोली थी। क्या क्या? नंबर 1 माइनिंग, माइनिंग इससे भी पैसा आ रहा था, प्लस नंबर 2 सेल ऑफ लिकर, लिकर से भी आ रहा था, एंड नंबर सी मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स। अच्छा एक बात और है जो मैं भूल गया आप लोगों को बोलना, वो ये कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी यहाँ पर अब बन गया है, ठीक है, हिस्ट्री का टेलीग्राम ग्रुप है वो, आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है हिस्ट्री बाय आसिम सर। आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस भी करेंगे चीज़ों को लेकर, आपको कुछ डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, अभी रिसेंटली मैंने इसको बनवा लिया है, राइट। तो इस पर आप आ सकते हैं, इसका QR कोड भी मैं इस लेक्चर के PDF में लगा दूंगा, ठीक है, और कहीं होगा तो ऐड भी करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। चलिए ऑल राइट, अब कुछ ही चीजें बची हैं, उसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर। देखिए ये लिखा हुआ, द नेम अशोका इज फाउंड ओनली इन फ्यू कॉपीज ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट्स, कुछ ही कॉपीज में नाम दिखता है, ठीक है, कुछ ही कॉपीज में, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो अशोका का नाम जो है कहां दिखता है? 1997 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, यूपीएससी का 1997 का सवाल है, उसमें उसने मास्की इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा था, मास्की इंस्क्रिप्शन, मास्की इंस्क्रिप्शन में आपको पता चलेगा कि हाँ यहां पर अशोका का नाम यूज किया गया। 3 इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे कर्नाटका में, एक इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, मास्की इंस्क्रिप्शन हो गया जो आपको मिलेगा कर्नाटका में। इसके अलावा कंगनाहल्ली इंस्क्रिप्शन, ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था 2019 में, अभी आया था, कंगनाहल्ली, कंगनाहल्ली इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन पे आप देखोगे तो यहां पर भी अशोका, यहां पर नाम क्या यूज हुआ है? रानियो अशोका, रानियो अशोका, यहां पर नाम यूज हुआ है अशोका, नोट करिएगा अशोका, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी आया है 2019 के यूपीएससी में, ठीक है ना, रानियो अशोका, क्लियर है। ऐसे ही आपको मध्य प्रदेश में दतिया के पास मिलेगा, वेरी क्लोज टू झांसी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द नेम अशोका इज फाउंड ओनली इन कॉपीज ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट्स, कहीं कहीं मिलता है, एंड उसका मतलब क्या है? डियर टू द गॉड, देवनाम पिया, पियादसी, यानी कि आप देखोगे पियादसी गुड लुकिंग, तो ये नाम जो अशोका, उसका खुद जो पर्सनल नेम है उसको ओमिट कर रखा है और इस नामों से उसको ज्यादातर रिप्रेजेंट कर रखा है। टोटलिंग आप देखोगे तो 47 लोकेशंस पे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, 182 वर्जन उसके मिलते हैं। दे वर ऑफन प्लेस्ड अलोंग द एंशिएंट हाईवेज। एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे अशोका के, वो ज़्यादातर जो एंशिएंट टाइम के हाईवेज थे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये इंस्क्रिप्शंस पे जो लैंग्वेज यूज्ड है वो प्राकृत यूज्ड है, और जो उस पर स्क्रिप्ट यूज्ड है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज्ड है, ठीक है ना। अब कई जगह आप और चले जाओगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो वहाँ पर आपको अरमाइक लैंग्वेज और खरोष्टी स्क्रिप्ट भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको, और साथ में कभी कहीं आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस में अरमाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती हैं। तो अशोका, जैसा मैंने आपको बताया, पहला वो राजा था जो अपने प्रजा से कम्युनिकेट करता था थ्रू दीज इंस्क्रिप्शंस, ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड यू दिस पॉइंट। और ये इंस्क्रिप्शंस जो है वो अशोका के ऊपर उसके लाइफ, उसकी फॉरेन एंड डोमेस्टिक जो पॉलिसीज थी, है ना, उसका जो एम्पायर का एक्सटेंट क्या है, वो सब चीज़ें हमको इस इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलती है।
अब कलिंग वॉर का इंपैक्ट क्या है, मैं इसको ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जैसे ही वो थ्रोन पे बैठता है, ठीक है, तो उसकी लड़ाई हो जाती है। पहली लड़ाई वो लड़ता है, जैसे ही गद्दी बैठा ही बिकेम द किंग, और लड़ाई होती है एंड ही फॉट दी वॉर, कलिंग वॉर। और कलिंग वॉर पे जो भी ब्लड शेड होता है उससे वो इतना ज्यादा मूव्ड हो जाता है कि वो बिल्कुल मारकाट खत्म कर देता है। इवन वो कहता है कि जानवरों को ही मत मारो। कई जगह देखा कि हंटिंग बंद हो गई, कई जगह देखा कि एनिमल्स की किलिंग बंद हो गई। इस तरह की चीजें यहां देखने को मिलती हैं। अशोका क्लेम करता है, अशोका क्लेम, देखो क्या लिखा है अशोका ने कि जो वॉर हुई हमारी कलिंग की, अब कलिंग की वॉर में यहां पर एक वर्ड यूज होता है, बड़ा ही अच्छा है। क्या अशोका क्लेम दैट अबाउट 1 लाख पीपल डाइड, मैनी मोर वर किल्ड एंड 1,50,000 वर कैप्चर्ड इन द कलिंग वॉर। लेकिन क्या ये सच है? कहा यह जाता है कि एक इंस्क्रिप्शन पे ऐसा देखने को मिला, या कई इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलता है कि अशोका जो है वो इस प्रकार के वर्ड बहुत यूज करता था। ऐसा होता है ना, हम लोग कहते हैं 4 लोग देखेंगे, अब जरूरी नहीं कि 4 हों, बट ये बोलचाल की भाषा में क्या होता है, हम लोग कहते हैं 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग होंगे तो क्या देखेंगे तो क्या कहेंगे। वैसे ही अशोका ये वर्ड बहुत यूज करता था कि अरे सैकड़ों मरे होंगे, 100 चीजें ऐसी हुई होंगी, तो वो 100 वर्ड का बहुत इस्तेमाल करता था। कई जगह इंस्क्रिप्शन में ऐसा देखने को मिलता है। वही लिखा है, हाउएवर इट इज प्रोबेबल दैट दीज नंबर्स आर नॉट एक्यूरेट। व्हाई? बिकॉज अशोका ऑफन यूज्ड 100,000 एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। होता नहीं है, अरे भैया कुछ भी कहेंगे, हम तुम्हें 1000 एग्जाम्पल दे सकते हैं इस प्रकार के। अब भैया आप 1000 एग्जाम्पल दोगे नहीं, लेकिन आप वर्ड यूज करते हो इस प्रकार से। अरे हम तुमको 100 एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम तुमको 50 एग्जाम्पल दे देंगे, बट 50 दोगे नहीं, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से यहां पर इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो नेवरदलेस कलिंग वॉर डीपली, बहुत बुरी तरह, बहुत डीपली अशोका को यहां पर इंपैक्ट करती है ना। ऑलरेडी डिस्कस ये किस प्रकार से अब वो धम्म घोष की तरफ चला जाता है ना। जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट की चीजें थी, यानी कि बेरी घोष, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू धम्म घोष। तो इसका मतलब फिजिकल कॉन्क्वेस्ट का, बेरी घोष का मतलब है फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, और धम्म घोष का मतलब है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, वो हो गया धम्म। तो अशोका का धम्म था किस प्रकार से आपको लाइफ को जीना है, इस प्रकार की चीजें यहां पर होती हैं, ठीक है ना। नाउ अशोका हैड कैप्चर्ड कलिंग आफ्टर 8 ईयर। ये धम्म में लिखिए, एक एडिक्ट में लिखा है, देखो 13th मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ चीजें, वही चीजें लिखी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। नाउ अब अशोका ने अपनी अप्रोच को यहां पर चेंज कर दिया, और अब वो अगर फर्दर जो किंगडम्स थे उनको कॉन्कर करने का तरीका क्या हो गया, आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ने लग गया वो। अब वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने लग गया। अब वो फॉरेन लैंड्स को इलीगल मानता था कॉन्क्वेस्ट करना। वो कहता था अगर आप फॉरेन लैंड्स को अगर आप कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं तो इट इज इलीगल। ये लाइन आई है कि फॉरेन लैंड्स को अगर आप कॉन्क्वेस्ट करने की बात करेंगे तो वो कहता था कि दिस कॉन्क्वेस्ट इज इलीगल, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं कर सकते आप, दे आर नॉट मेंट टू बी कॉन्क्वेस्टेड। ये अशोक का यहां पर लाइन, ये अशोक के यहां पर व्यूज थे। The subjects of the independent states in Kalinga were asked to regard the king as the father। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि वो कहता था कि भाई मुझे एक बाप की तरह देखो, और जो प्रजा है वो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको मुझ पर विश्वास करना है और मेरी बातों को मानना है। और उसकी बातें क्या थी कि आपको कोई भी किलिंग नहीं करनी है, किसी प्रकार से आपको जानवरों को नहीं मारना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, इस प्रकार की उसके यहाँ थॉट प्रोसेस थे, और वो अपनी प्रजा को इसी चीज को मानने को बोल रहा था। सो अशोका ने क्या किया, अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स वेर इंस्ट्रक्टेड टू स्प्रेड हिज आइडिया। अब उसने कुछ ऑफिसर्स भी अपने बनाए कि भाई अपॉइंट किए कि उसकी बातों को फैलाने के लिए, है ना। उसको यहां पर बोला जाता है ही अर्ज द ट्राइबल पीपल टू फॉलो व्हाट, फॉलो धम्म, या कहीं कहीं आपको धर्म भी यहां पर मिलेगा। व्हाइल ही encouraged ट्राइबल पीपल टू फॉलो धर्म, ही ऑल्सो यूज थ्रेट्स टू इन्फोर्स एस्टैब्लिश सोशल एंड एथिकल नॉर्म्स। वो सोशल और एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए वो जगह जगह यहां पर लोगों को बोलता रहा, ठीक है। ये मैंने आपको पॉइंट समझा दिया कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो फॉरेन लैंड्स का है उसको वो कहता था कि अब नहीं, आप उसको नहीं जीत सकते, इट्स इलीगल, आपको जीतना है तो आइडियोलॉजिकली जीतिए, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें थी। साथ में ये भी आया कि उसने अपने इस बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। अब उसने अपने इस धर्म को फैलाने के लिए लोगों को भी अपॉइंट किया, है ना। उसने राजुकास को अपॉइंट किया, क्या राजकाज, ये भी अपॉइंट हुए। दीज वर द ऑफिशियल्स जो अपॉइंट किए गए थे। एम्बेसडर जो है वो ऑफ पीस, उनको भेजा गया वेस्ट एशिया, ग्रीस। नॉट ओनली दिस, एम्बेसडर्स मतलब बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका ही भेजा गया था, है ना। वो आता है कि उसने अपने बेटे को भेजा था, तो श्रीलंका, बर्मा, इन सब जगह मिशंस भेजे गए ताकि स्प्रेड किया जाए अपनी धम्म पॉलिसी का। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन इन सब चीजों को यहाँ पर असर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैसे मैंने बताया, उसने मिशनरीज को डिस्पैच किया श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, इन सब जगह फैलाने के लिए यहाँ पर उसने भेजा। नाउ अशोकास प्रैग्मेटिक अप्रोच टू पीस एंड एम्पायर कंसोलिडेशन, एक बात उसमें जो क्रक्स में वो यही है कि उसने ऐसा नहीं किया कि भाई
आप कहो कि भाई पूरी तरह पैसिफिस्ट हो गया था कलिंग वॉर के बाद, वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया, वो बिल्कुल ही मारकाट में इसमें विश्वास नहीं रखता है। कलिंग वॉर डिड नॉट ट्रांसफॉर्म अशोका इनटू एक्सट्रीम पैसिफिस्ट। पूरी तरह से एक्सट्रीम पैसिफिस्ट यहाँ पर वो नहीं हुआ था। ही डिडंट एडवोकेट पीस एट ऑल कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आप पीस बनाए रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दूसरा हम पे आक्रमण कर दे, हम मरने वाले हों, फिर भी आप दूसरे को नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं कि उसने इस प्रकार का चीज उसने बोली, ये उसने नहीं कहा, है ना। मैंने क्या बताया, अशोका अप्रोच वॉज प्रैक्टिकल। क्या किया उसने, ही मेंटेन्ड एन आर्मी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आर्मी खत्म कर दी उसने, कि किसी को मारना नहीं तो आर्मी हटा दो, ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि वो कंप्लीट या टोटली पैसिफिस्ट नहीं हुआ था। वो भाई जैसे हम बोल रहे हैं ना कि भाई कलिंग वॉर के बाद एकदम बदल गया और वो कह रहा है कि हम फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे, हम एकदम कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करेंगे, तो भाई आर्मी किस लिए रखे हुए हो, बट आर्मी थी। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि वो टोटली एकदम पैसिफिस्ट हो गया था, एक्सट्रीम पैसिफिस्ट नहीं हुआ था। वो पीस चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कोई इस पर हमला करेगा तो हम छाती खोल के बोलेंगे हाँ मार लो आके, ऐसा नहीं होगा। ये चीज यहाँ पर बोली जा रही है। हु वर राजुकाज, मैंने राजकाज बोल दिया था, शायद ये राजुकाज है, ठीक है। और ये मैंने शायद यहाँ बोल दिया था कि उसको अपॉइंट किया गया है फॉर स्प्रेडिंग दी धम्म, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा राजुकाज को लेकर क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, अशोका अपॉइंटेड ऑफिसर्स कॉल्ड राजुकाज, राजुकाज को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। दे हैड द अथॉरिटी टू बोथ रिवॉर्ड एंड व्हेन नेसेसरी पनिश द इंडिविजुअल। सो वेरी सॉरी अबाउट दैट। अभी 2-3 मिनट 5 मिनट पहले शायद मैंने राजुकाज को बोल दिया कि स्प्रेड करने के लिए करते थे, बट दैट टर्म प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राजुकाज जो है, राजुकाज, तो राजुकाज का बेसिक काम क्या है, इनका बेसिक काम ये है कि भाई लोगों को रिवॉर्ड करना जब वो उनकी बातों को, किंग की धम्म की पॉलिसी को मानेंगे, और पनिश करना अगर वो उसकी बातों को नहीं मानेंगे। ये राजुकाज थे, ठीक है। तो अशोका का जो एम्पायर था, अशोका एम्ड टू मेक हिज एम्पायर स्ट्रॉन्ग थ्रू धम्म, राइट लिविंग के थ्रू। अशोका चाहता था कि उसका जो एम्पायर है वो और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाए, है ना। उसकी अप्रोच कहीं कहीं सक्सेसफुल भी रही, जैसे मैंने बताया इन केस ऑफ हंटर्स एंड फिशरमैन, मछली मारना बंद कर दिया, जानवरों को मारना बंद कर दिया, ये चीज लिखा है। दे स्टॉप्ड किलिंग एनिमल्स एंड मे हैव स्विच्ड टू फार्मिंग, लोग फार्मिंग करने लगे। ये बात हमें कैसा पता चलती है कि अशोक की ये हंटिंग बंद हो गई थी, फिशरमैन हंटिंग बंद हो गई, स्टॉप किलिंग एनिमल्स, ये पता चलती है हमको कांधार इंस्क्रिप्शन से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, कभी भी आ सकता है यूपीएससी के अंदर। ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो बताता है अशोका का कि हंटिंग और फिशिंग खत्म हो गई थी, रोक दी गई थी। क्लियर है। नाउ लेट अस कम टू द इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज्म। नाउ अशोका इज सेड टू हैव बिकम अ मॉन्क। अशोका एक मॉन्क हो जाता है। ही बिकेम सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म में काफी कंट्रीब्यूशन देता है, उसको स्प्रेड कराता है। ही वेंट ऑन पिलग्रिमेजेस टू बुद्धिस्ट साइट्स, जहां बुद्धिस्ट की साइट्स होती है वहां अशोका जाता है। एविडेंसेस मिलते हैं उनके विजिट्स के, है ना। हमको इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है कि वो धम्म यात्रास करता था, धम्म यात्रास, ठीक है ना। ये हमको एविडेंसेस मिलते हैं। अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी, ये भी पॉइंट है, सब फैक्ट्स है, देखो यार, है ना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर अशोका ने कराई है, देखो, ठीक है ना। अब क्लियर हो रहा है कि अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, संगीति इसको बोलते हैं। अशोका डिस्पैच मिशनरीज नॉट ओनली टू साउथ इंडिया, एज आई सेड, अशोका ने श्रीलंका, बर्मा, इन सब जगह ही भेजा था प्रोपेगेंडा करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए बुद्धिज्म को। अशोका ने पैटर्नल किंगशिप को माना, वही चीज उसने अपने सब्जेक्ट को बोला कि वो मेरे बच्चे हैं। सब मैं समझा चुका हूँ आपको, मैं ओरली बोल चुका हूँ, ये बार बार लिख के आ रहा है ना, और वो फादर अपने आप को बोल रहा है ना। हु वर धम्म महामत्रास, धम्म महामत्रास वो लोग, he appointed धर्म महामत्रास टू स्प्रेड धर्म। मैं राजकास को एक्चुअली यहाँ पर कंफ्यूज कर गया था, इसलिए वो मैंने वहां गलत बोल दिया था। धम्म महामत्रास, धम्म को फैलाने वाले, टू स्प्रेड धर्म अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, ये था इंक्लूडिंग वुमेन। और राजुकास थे टू ओवरसी जस्टिस। ओवरसी जस्टिस कैसे भाई, राजुकास अगर आप बात मान रहे हो तो रिवॉर्ड किया जाएगा, नहीं मान रहे हो तो पनिश किया जाएगा, ये चीज है। क्लियर है। इसके अलावा ही ऑल्सो आउटलॉड एनिमल स्लॉटर, भाई क्या क्या उसके कंट्रीब्यूशन रहे, एनिमल स्लॉटर को उसने रुकवा दिया, ठीक है ना। अशोका डिसअप्रूव्ड ऑफ रिचुअल्स स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग वुमेन एंड फॉरबिड द किलिंग ऑफ स्पेसिफिक बर्ड्स एंड एनिमल्स। सेम चीज है, मतलब ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी रिचुअल्स को अप्रूव करने से मना कर दिया जहां पर वुमेन इन्वॉल्व हैं, और किलिंग मना करी, कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स को आप नहीं मारोगे, एनिमल्स को आप नहीं मारोगे, ये चीज उसने यहाँ पर बोला। तो अशोका का धर्म जो है, ऐसा नहीं है कि वॉज लिमिटेड और सेक्टोरियन, ऐसा नहीं था। ही एम टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अशोका का धर्म ऐसा हो गया लिमिटेड है कि भाई यही चीज है, नहीं, वो सोशल ऑर्डर मेंटेन कर रहा था। वो कहता था कि ओबीडियंट रहो पेरेंट्स को, वो कहता था कि रिस्पेक्ट करो ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट मॉन्क्स दोनों को, ठीक है। वो कहता था कि स्लेव्स और सर्वेंट्स को एकदम काइंड रहो, यानी कि नौकर है तो उनको आप खदेड़ दो, चाहे स्लेव्स हो चाहे सर्वेंट्स हो, उनको काइंड रहो, रिस्पेक्ट करो किसको, ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। वो कह रहा है कि भाई मेंटेन करो सोशल ऑर्डर,
अब उसके लिए नहीं मेंटेन कर रहे हो तो वहां पर लोग अपॉइंट कर रखे हैं। ओबीडियंट रहो पेरेंट को। दीज प्रिंसिपल्स आर कॉमन टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिकल बिलीफ, दोनों में कॉमन थे ना। अशोका's टीचिंग्स प्रमोटेड टॉलरेंस एंड, वही सब चीजें हैं। अशोका की टीचिंग में टॉलरेंस था, है ना, को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि एक साथ रहो, किसी को परेशान मत करो, इनटॉलरेंट मत हो जाओ, टॉलरेट करना सीखिए आप लोग एक दूसरे को, है ना। उसने इस बात पे स्ट्रेस किया कि भाई हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक अच्छा कंडक्ट करना चाहिए, हमें जानवरों के खिलाफ, जानवरों के अगेंस्ट या जानवरों के साथ हमको अच्छा बर्ताव करना चाहिए, है ना। फिर उसकी टीचिंग्स जो है वो हमें सपोर्ट करती हैं फैमिली स्ट्रक्चर में। अगर हम उसकी टीचिंग्स को अपनी फैमिली स्ट्रक्चर में अप्लाई करेंगे तो हमारी फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी रहेगी, है ना। अशोका बिलीव दैट गुड बिहेवियर लेड टू अटेनिंग हेवन। अब यहाँ पर वो ये वर्ड यूज़ करता है हेवन। अशोका कहता है अच्छा बिहेवियर करोगे तो हेवन मिलेगा। वो उसकी बात नहीं करता है, निर्वाण की बात नहीं करता है जैसा बुद्धिज्म में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया वो बात समझना, यहाँ पर ये पॉइंट बन सकता है, यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो चुका था, फिर भी वो ये कहता था कि भाई अच्छे कार्य करोगे तो निर्वाण नहीं मिलेगा, जैसे बुद्धिज्म होता है निर्वाण मिलना, ठीक है, निर्वाणा हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है अशोका बिलीव दैट गुड बिहेवियर विल लीड टू हेवन, आपको स्वर्ग मिलेगा, नॉट निर्वाण लाइक बुद्धिज्म। ये कॉन्ट्रोडिक्टरी बात है, आपको स्टेटमेंट लिख मिलेगा अशोका बिलीव दैट गुड बिहेवियर विल लीड टू निर्वाण, तो आपको आप लॉजिक लगाओगे अच्छा वो बुद्धिस्ट हो गया था तो निर्वाण को बोलेगा ही बोलेगा, नहीं। He said it led to heaven, not निर्वाण, ठीक है ना। His teachings focused on maintaining the existing social order, सब फिर वही चीजें रिपीट हो रही है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है कैसे, टॉलरेंट होके, है ना, ये सब चीजें उसने यहाँ पर बोली ना। अशोका's प्लेस इन द हिस्ट्री, इतिहास में बहुत अच्छी जगह है उसकी। ऑफकोर्स पहली चीज तो जिस प्रकार से उसने मौर्यन एम्पायर को यहाँ पर खड़ा किया था। लोग कहते हैं कि मौर्य की अशोका की पॉलिसीज की वजह से जिस प्रकार से उसने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को मना कर दिया, बंद कर दिया, और वो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट के ऊपर लग गया, तो दैट बिकेम अ रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्याज। ऐसा जबकि नहीं है, वी कैन नॉट से दैट। इनफैक्ट ही हैड वेरी नोटेबल अचीवमेंट, बहुत सारे अचीवमेंट्स भी उसके रहे हैं, जैसे कि उसने ही रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेट मिशनरी रूलर। एक तो बहुत बड़ा वो ग्रेट मिशनरी रूलर के रूप में इंडिया के इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है। सेकेंडली उसने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया, है कि नहीं, पॉलिटिकली यूनिफाई किया। साथ में उसने कॉमन धर्म को बोला, है ना, धर्म उसने स्प्रेड किया अपना। लैंग्वेज की बात करी मैं, पूरे कंट्री में एक लैंग्वेज यहाँ पर बोली गई, है ना, और एक स्क्रिप्ट, तो वही चीज़ है प्राकृत लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, हर जगह आपको पूरे कैसे किया उसने ये कि एक लैंग्वेज स्क्रिप्ट थ्रू दी इंस्क्रिप्शंस, उसके जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको इसी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। तो पूरे इंडिया में अगर इंस्क्रिप्शन आपको मिल रहे हैं फ्रॉम इन द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत एंड स्क्रिप्ट ब्राह्मी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो उस पर्टिकुलर चीज को प्रमोट कर रहा है, और इससे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ही रिस्पेक्टेड डिफरेंट स्क्रिप्ट, ऐसा नहीं है कि बाकी स्क्रिप्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ही वॉज टॉलरेंट, है ना, वो टॉलरेंस को भी यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और अलग दूसरी लैंग्वेज को भी यहाँ पर वो कर रहा है। अशोका's रिलीजियस पॉलिसी वॉज मार्क्ड बाय टॉलरेंस, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि टॉलरेंस, ही डिडंट फोर्स बुद्धिस्ट फेथ ऑन ए सब्जेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन भी है, इनफैक्ट पूछा जा सकता है कि ऐसा लिखा जा सकता है कि भाई, अरे यार, हाँ, ऐसा लिखा जा सकता है कि भाई जो अशोका था वो अपने सब्जेक्ट्स पे इम्पोज करता था बुद्धिज्म को, ठीक है। तो आपको लगेगा हाँ यार बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो करता रहा होगा, या फिर ऐसा जाएगा ही डिड नॉट इम्पोज, तो आपको लगेगा यार ऐसा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया होगा और इम्पोज नहीं करेगा, क्या इतना अच्छा आदमी था। तो इस तरह के मतलब चीजें हो सकती हैं। तो ही डिडंट फोर्स हिज बुद्धिस्ट फेथ ऑन हिज सब्जेक्ट्स, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगेन इस पे आपको कभी स्टेटमेंट प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ही मेड डोनेशंस टू डिफरेंट रिलीजन। अब देखो रिलीजियस टॉलरेंट है तो डोनेशंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने रिलीजन को दे रहा है, डिफरेंट अदर रिलीजन्स को भी वो डोनेशंस यहाँ पर दे रहा था, ठीक है ना। अशोका वॉज पैशनेटली कमिटेड टू मिशनरी एक्ट, अगेन सब चीजें हैं। फिर उसने ऑफिशियल्स भेजे हैं, है ना, डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर को प्रमोट करने के लिए। अब जाहिर सी बात है दिस इज नॉट ओनली एडेड एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो फैसिलिटेड कल्चरल एक्सचेंज। अब जाहिर सी बात है आप एक पर्टिकुलर जगह रह रहे हो, ठीक है, अशोका जहाँ रह रहा है वहाँ बुद्धिज्म वो प्रमोट कर रहा है। अब अगर किसी रिमोट एरियाज में अगर वो अपना मिशनरी मिशंस भेजेगा, है ना, कुछ मिशनरीज जो है वो जाएंगी उसकी, ठीक है, कुछ मिशनरी एक्टिविटीज यहाँ करवाएगा कि सेंड कर दिया वहाँ लोगों को कि बुद्धिज्म के बारे में बताओ लोगों को, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, उससे कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलेगा, है ना। इधर के इस साइड के कल्चर के बारे में वहाँ के लोग जानेंगे, वहाँ के कल्चर के बारे में हमको पता चलेगा, है ना। तो हम उस प्रकार के यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई। तो द कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द एम्पायर, यानी कि इस पर्टिकुलर मॉडर्न एम्पायर की बात करेंगे तो जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं वो शुरू होते हैं हार्ट ऑफ द एम्पायर, मतलब एकदम एम्पायर से, और वो फैलते हैं कलिंग तक, लोअर डेक्कन तक,
एंड नॉर्दर्न बंगाल तक, ठीक है। तो बहुत एरिया में यहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलता है। अशोका's pioneering peace policy and its limited legacy. Now, अशोका का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस किस बात में है? लाइज इन हिज पॉलिसी ऑफ पीस। वो पीस की पॉलिसी की बात करता था, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। वो नॉन एग्रेशन की बात करता था, वो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की बात करता था। अगेन सब चीज़ें यहाँ क्रक्स हो रही हैं, तो आपका मेन्स आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट है। कभी आपको इस प्रकार का आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अशोका's pioneering पीस पॉलिसी एंड इट्स लिमिटेड लेगेसी, ये सब चीज़ें। नाउ ही हैड नो अननोन प्रेसिडेंट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो समझने वाला है, और जिसकी मैं दाद दूंगा, मतलब ये पॉइंट आपको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। अगेन इस पे भी सवाल हो सकता है। क्या सवाल है, क्या पॉइंट लिखा हुआ है? पॉइंट ये कह रहा है कि अशोका के पास ऐसा कुछ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट जैसी चीज या धम्म घोष जो पॉलिसी उसकी धम्म की थी, ऐसा कुछ उसके पास कोई प्रेसिडेंट नहीं था। मतलब कोई एग्जाम्पल पहले से नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसको कहीं और किसी और जगह उसने देखा कि ऐसा होता है और उसने उसको इम्प्लाई कर लिया। ये उसका खुद का था, है ना। हालांकि एक यहाँ पर 14th सेंचुरी के एक यहाँ पर रूलर थे जिसका नाम था क्या? एखनाटॉन, ठीक है। इजिप्शियन रूलर है एखनाटॉन, ठीक है। तो उस वक्त वहां पर ऐसा होता था, जिस प्रकार की थ्योरी या जिस प्रकार की पॉलिसी आपको अशोका की दिखी है, वो भी ऐसे फॉलो कर रहा था ये एखनाटॉन। लेकिन इस बात को शो करना कि उसको पता था अशोका को अबाउट दिस पर्टिकुलर इजिप्शियन रूलर, ये बात कोई मतलब ये नहीं, मुश्किल नहीं है। ये बात मुश्किल है कि अशोका को, ये बात मुश्किल है कि अशोका को वो जो इजिप्शियन रूलर है, वो जो इजिप्शियन रूलर है, क्या नाम है उसका? एखनाटॉन, एखनाटॉन, इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ये रूलर भी कुछ सेम वैसे ही पॉलिसी अपनाया हुआ था जैसा अशोका की थी। तो पॉइंट इज दिस कि ही हैड नो नॉन प्रेसिडेंट्स। कोई प्रेसिडेंट उसके सामने नहीं था अशोका के सामने। मतलब ऐसा नहीं कोई एक चीज पहले हो चुकी थी और उसके सामने वो एग्जाम्पल था और फिर उसने उसको ऑप्ट कर लिया हो। समझ रहे हो? कोई नॉन प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट या फिर कोई कल्चर या ट्रेडिशन पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इट वॉज हिज ओन, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है। While Kautilya advised a focus on physical conquest, अब देखो कौटिल्य ने बोला कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करो, उसने मना कर दिया। अशोका adopted opposite strategy, अशोका ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और अर्ज किया his successors to abandon aggression, एग्रेशन छोड़ दो, पीस को ऑप्ट करो। He refrained from waging war, और वॉर लड़ने से अशोका ने मना कर दिया। भाई साहब, पर क्या अशोका की ये बातें बहुत ज्यादा दूर तक काम आएंगी? नहीं। जब अशोका जैसे गद्दी से खत्म हुआ, उतरा, उसके 30 साल के अंदर आप देखोगे दूसरा डायनेस्टी चला आ रहा है। ये चीज मेंशन है। ट्रूली ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, ये बात तो सही है। वो अपने टाइम से बहुत अहेड था। जहां पर राजा महाराजा फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करके अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे थे, वो व्यक्ति अशोका इस तरह की बातें कर रहा था। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं करना है, पीस करो, है ना, पीस करो, नॉन एग्रेशन, इन सब चीजें बात। ऑब्वियसली अशोका वॉज वे अहेड देयर इज टाइम, ये चीज यहां पर है। तो अशोका's पॉलिसी हैड लिमिटेड लास्टिंग इंपैक्ट। जैसा आई टोल्ड यू, लिमिटेड लास्टिंग क्यों? क्योंकि जैसे ही वो गद्दी से उतरा, आपके आफ्टर रिटायरमेंट, हिज वाइसरॉयज एंड वेसल्स डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उसके वाइसरॉय इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 232 बीसी। 232 बीसी में जैसे रिटायर हुआ अशोका, उसके जो वाइसरॉयज अपने आप को आजाद बोल दिए, और देन इट लेड टू इंक्रोचमेंट शुरू हो गया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे। और विद इन 3 दशक 30 ईयर्स के अंदर आप देखोगे फ्रॉम हिज डिपार्चर 232 बीसी तक आप देखोगे तो उसमें नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे दूसरे लोग कब्जा करने के लिए यहाँ पर कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, सो दिस इज विद द चैप्टर। एक आसान सा चैप्टर था लेकिन अच्छी कहानियां थी इसमें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और मैंने जैसे बताया कि करंट अफेयर्स का जो मेरा करंट अफेयर्स कह रहा हूँ मैं, टेलीग्राम ग्रुप है हिस्ट्री बाय आसिम सर, उसको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, हिस्ट्री बाय आसिम सर। ठीक है, तो मैं चीज़ों को यहाँ पर पुट कर दूंगा, अपने नोट्स भी यहाँ पर डाल दिया करूँगा। ठीक है, यहाँ पर साथ में मेरा एक एक्चुअली करंट अफेयर्स का भी ग्रुप है, आप कभी चाहें तो उसको भी आप, कभी करंट अफेयर्स आपको चाहिए हो तो मैं वो भी पढ़ाता हूँ। मेरा वो करंट अफेयर्स का ग्रुप है, करंट अफेयर्स बाय आसिम सर करके है। ये दोनों ही पीडब्ल्यू के टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो मेरे हैं, दोनों ही पीडब्ल्यू के, पीडब्ल्यू ओनली है इसके। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक्स पॉसिबली होगा तो लगवा दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में लगवा दूंगा, पिन करवा दूंगा, तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। ये टेलीग्राम ग्रुप्स है। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।